अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं। साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम रूस यूक्रेन शांति वार्ता के लिए हो रही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और ट्रंप की हमास को आखिरी चेतावनी पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए, सैन्य समर्थन से हाथ खींच लिए हैं, वहीं यूरोप पूरी तरह यूक्रेन के समर्थन में लामबंदी कर रहा है। इस सब के बीच फ्रांस और रूस के बीच में परमाणु बयानबाजी भी सुर्खियों में है। जाहिर है, अमेरिका के पीछे हटने से यूरोप के देशों में भी डर का माहौल बना हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन जंग के 3 साल। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बहते लहू को रोकने के प्रयास से प्रभावित क्षेत्रीय और वैश्विक समीकरण ने एक और जंग छेड़ दी है। ये जंग है प्रोपेगेंडा की, आपसी हितों के टकराव की। अमेरिका ने यूक्रेन की सैन्य सहायता क्या रोकी कि पूरे यूरोप की सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगा है। बरसों से यूरोप के नेतृत्व का सपना पाले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सुरक्षा के डर को बेहतरीन मौका मानकर रूस को परमाणु धमकी दे डाली। मैक्रो का कहना है कि वे अमेरिका के बिना भी यूक्रेन की मदद लगातार करते रहेंगे। उन्होंने रूस को चेतावनी देते हुए कहा कि फ्रांस के परमाणु हथियार तैयार हैं। राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने अपने परमाणु शस्त्रागार का इस्तेमाल सिर्फ फ्रांस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए किए जाने का ऐलान कर दिया। जवाब रूस की तरफ से आना था और आया भी। मैक्रो के इस बयान को रूस ने अपने खिलाफ धमकी मानते हुए कहा कि पश्चिमी देशों ने पिछले अनुभवों से कोई सबक नहीं सीखा है। फ्रांस की इस चेतावनी के बाद यूरोपीय देशों ने अमेरिका के साथ छोड़ देने के बाद यूक्रेन को मदद देने के पहलुओं पर चर्चा के लिए ब्रसल्स में जुटे, जहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा में ब्रिटेन अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि लगभग 20 देश यूक्रेन की मदद करने के लिए इच्छुक देशों के गठबंधन का हिस्सा बनने में रुचि दिखाई है। रविवार को यूक्रेन पर लंदन में आयोजित शिखर सम्मेलन में इस प्रस्ताव को पेश किया गया था, जिसमें अमेरिका को भी शामिल करने की उम्मीद जताई गई थी। हालांकि रूस ने यूक्रेन में शांति सेना भेजने के किसी भी प्रस्ताव को फिर से खारिज कर दिया है। साथ ही कहा है कि फ्रांस और ब्रिटेन की शांति पहल कीव को समय देने और उसकी सेना को घुटने टेकने से रोकने का एक प्रयास है। रूस का कहना है कि वो युद्ध को समाप्त करने के लिए एक निश्चित समझौते में रुचि रखता है। इस बीच अमेरिका द्वारा यूक्रेन के साथ खुफिया सूचना साझा करने पर रोक लगाने के बाद फ्रांस कीव का नया मददगार बनकर सामने आया है। वहीं अमेरिका भले ही अपने सहयोगियों को छोड़कर रूस के खेमे में आता दिखाई दे रहा हो, लेकिन मॉस्को को इस पर अब भी पूरी तरह से भरोसा नहीं हो रहा है। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव का बयान इसी ओर इशारा कर रहा है। उनका कहना है कि खनिज समझौते के बाद अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति पुनः शुरू कर देगा। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक बंसल, विदेशी मामलों के जानकार हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपके सामने यही रखना चाहेंगे कि जो बदलता परिप्रेक्ष्य है, बदलता जो हालात जो बदले हुए हैं पूरे, हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के शासन में आने के बाद, अब आप क्या कुछ कहेंगे? कहीं ना कहीं यूरोप को भी डर लग रहा है, जिस तरह के बयान आ रहे हैं फ्रांस की ओर से, जिस तरह से बयान आ रहे हैं, रूस और फ्रांस के बीच में तनातनी चल रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, क्या है कि जिस तरीके के वक्तव्य राष्ट्रपति ट्रंप ने दिए हैं, उसके बाद यूरोप के राष्ट्रों को लग रहा है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते और अब उन्हें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के साथ व्यवहार किया और उसको मझधार में छोड़ दिया एक तरीके से, तो उसके बाद अब यूरोप को लगता है, एक्सक्यूज मी, कि अब उन्हें जो है अपनी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करना पड़ेगा, उनको सुरक्षा पे खर्च करना होगा और एक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था तैयार करनी पड़ेगी जिसके मद्देनजर न सिर्फ वो यूक्रेन की रक्षा कर सकें पर आगे चल के यूरोप की रक्षा की भी पूरी तैयारी कर सकें। और इसके लिए यूरोपीय राष्ट्रों को रक्षा पर जो अपना खर्च है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं जिस तरह के बयान फ्रांस की ओर से आए हैं, प्रेसिडेंट मैक्रो की ओर से कहा गया है कि वो जो परमाणु हथियार हैं वो पूरे यूरोप की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। रूस ने इस पर काफ़ी पलटवार किया है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका के पीछे हटने के बाद यूरोप में भी एक आपस में रस्सा कशी कहें या आपस में एक तनातनी है कि कौन यूरोप का लीडर बनकर उभरेगा आज के हालात में?
देखिए अभी क्या है कि यूरोपीय राष्ट्रों में फ्रांस और इंग्लैंड के पास परमाणु हथियार हैं और अर्थव्यवस्था के रूप में जर्मनी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो चूंकि इंग्लैंड अब यूरोपियन यूनियन से बाहर हो चुका है, फ्रांस और जर्मनी हमेशा से यूरोप का नेतृत्व करते रहे हैं। तो जहां तक सवाल सुरक्षा का है, फ्रांस लीड ले रहा है, क्योंकि अगर पुतिन बार बार परमाणु हमले की धमकी देते रहे हैं यूक्रेन को भी और उसके माध्यम से शायद यूरोप को भी, तो फ्रांस वो नेतृत्व ले रहा है कि जिसमें वो कह रहा है कि फ्रांस के जो परमाणु हथियार हैं, इससे पहले एक प्रपोजल आया था जर्मनी की तरफ से कि इनको जो फ्रांस और इंग्लैंड के परमाणु हथियार हैं उसके साथ जर्मनी और अन्य राष्ट्रों का भी समझौता हो। तो अब फ्रांस ने खुले तरह से कह दिया है कि फ्रांस के जो परमाणु हथियार हैं वो पूरे यूरोप की रक्षा के लिए हैं। और ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इससे पहले कई बार राष्ट्रपति पुतिन जो है परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं उन राष्ट्रों को जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है। तो ये एक जो जिसे कहते हैं अपिंग द एंटे है, मतलब जो तापमान है उसको बढ़ाया जा रहा है, तनाव को बढ़ाया जा रहा है। और यूरोप के राष्ट्र यूक्रेन को बता रहे हैं कि वो बिल्कुल अकेला नहीं है, वो उसके साथ खड़े हुए हैं और उन्होंने पूरी तरह से उसका साथ देने का बार बार विश्वास दिलाया है। क्या सचमुच पूरा का पूरा यूरोप जो है वो युद्ध में यूक्रेन का साथ देने का मन बना रहा है, या यूरोप को पता है कि अब बातचीत होने वाली है? कहीं ना कहीं अमेरिका का भी प्रेशर है, ज़ेलेंस्की ने भी सकारात्मक जवाब दिए हैं, रूस भी बातचीत के लिए तैयार है। तो ये कहीं ना कहीं एक लॉबिंग तो नहीं है कि जब बातचीत होगी और डील होगी युद्ध को रोकने की, तो उस वक्त पे कहीं ना कहीं यूक्रेन का पक्ष थोड़ा मजबूत रहे? देखिए पहली चीज तो ये कि पूरा यूरोप नहीं, कुछ राष्ट्र हैं जैसे हंगरी जैसे हो गए जो पूरी तरह से यूक्रेन के साथ नहीं है और उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के जो वक्तव्य थे उसका भी समर्थन किया था। लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाया वो पूरी तरह से रूस के पक्ष में था। अब यूरोप के राष्ट्र कोशिश कर रहे हैं कि जो समझौता हो, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि शांति हो, तो मेरे ख्याल से इस वक्त समस्त विश्व चाहता है कि शांति हो, लेकिन वो चाहते हैं कि एक इक्विटेबल समझौते के साथ हो जिसमें यूक्रेन का पक्ष भी मजबूती के साथ रखा जाए। और इसके लिए यूरोपीय राष्ट्र जो हैं उसका समर्थन कर रहे हैं। इसका रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या असर होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका जो दूसरा असर होगा वो ये होगा कि यूरोपीय राष्ट्रों की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी हद तक सुदृढ़ हो जाएगी और काफी हद तक उनकी अमेरिका पर निर्भरता कम होगी। आगे चलकर इसका नेटो पे क्या असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। एक और विषय है जिस पर रूस काफी विरोध जता रहा है, वो ये है कि अगर वहां पर युद्ध विराम होता है तो उसके बाद यूक्रेन में कौन सी सेनाएं तैनात होंगी? यूरोप के देशों की सेनाएं तैनात होंगी, नाटो की सेनाएं तैनात होंगी? इसको लेकर के क्या कुछ आपको लगता है, किस दिशा में ये मामला जा सकता है? देखिए रूस का मामला इस मामले में बिल्कुल सही है क्योंकि यूरोप के राष्ट्र जहां तक है वो यूक्रेन की पूरी तरह साथ है, तो उनकी निष्पक्षता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह अवश्य उठ जाता है। तो अगर युद्ध विराम के बाद किसी ऐसे राष्ट्र की सेना नियुक्त होनी है जो किसी भी एक राष्ट्र के साथ है तो वो शायद मेरे ख्याल से अनुचित होगा। तो जैसे कि हमने देखा है कि इतिहास में जब वियतनाम, कोरिया वगैरह युद्ध होते थे तो ऐसे राष्ट्रों की सेना आती थी जो निष्पक्ष थे। जैसे भारत को अगर आपको याद हो तो 50 और 60 के दशक में भारत ने वियतनाम और कोरिया में जो निष्पक्ष जो सेनाएं थी उनका नेतृत्व किया था। तो सकता है कि रूस और यूक्रेन ये मांग करें कि भारत और चीन और रहे हैं उनकी सेनाएं ही यहाँ पे नियुक्त हों। ऐसी राष्ट्रों की जिनकी सहानुभूति सिर्फ एक पलड़े के साथ है उनकी नियुक्ति यहाँ पर ना हो।